धौलपुर आर्य समाज के प्रमुख श्रद्धानंद ने 1918 ईस्वी से धौलपुर में निरंकुश शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठानी आरंभ की। स्वामी जी की मृत्यु के बाद आंदोलन शिथिल हो गया। 1936 में धौलपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने की। यहाँ भी प्रजामंडल का उत्तरदायित्व शासन व्यवस्था व नागरिक अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलनरत रहा। 12 नवंबर 1946 को तसीमो गांव में अधिवेशन में पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई। जनता को दबाव में आकर तमिसो कांड की जांच के आदेश दिए गए। 4 मार्च 1948 ईस्वी को उत्तरदायी शासन स्थापित करने स्वीकार किया गया। शीघ्र ही वह धौलपुर मत्स्य संघ में विलीन हो गया। अन्य राज्यों ने भी प्रजामंडल व प्रजा परिषद के नाम पर स्वाधीनता आंदोलन चलता रहा। 1938 में करौली में प्रजामंडल स्थापित हुआ। उत्तरदायी शासन व नागरिक अधिकारों को लेकर त्रिलोक चंद्र माथुर, चरणजी लाल शर्मा आदि ने संघर्ष जारी रखा। बांसवाड़ा में 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने प्रजामंडल की स्थापना की। डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या ने 1944 में सेवा संघ स्थापित किया। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हरदेव जोशी ने 1944 में की थी। प्रजामंडल प्रतापगढ़ में ठक्कर बप्पा की प्रेरणा से अमृतलाल चुन्नीलाल प्रभाकर ने प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की। सिरोही में 1938 ईस्वी में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल की बागडोर संभाली, किंतु यह अधिक सक्रिय नहीं हो पाया। झालावाड़ में 1947 में पहली सार्वजनिक सभा हुई। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। इस प्रकार देखते हैं कि राजस्थान में जन संस्थाएं अपनी शेषावस्था में गांधीवादी व रचनात्मक कार्यों में ही व्यस्त रही। रियासतों के शासकों का रवैया इतना दमनकारी था कि खादी प्रचार व स्वदेशी शिक्षण संस्थानों को भी अनेक रियासतों से प्रतिबंधित किया गया। प्रेस व किताब पर प्रतिबंध आम बात थी। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध होने के कारण जन चेतना का व्यापक प्रसार नहीं हो पाया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में लोक संस्थाओं का अस्तित्व व कार्यप्रणाली ही कठिन था। जब तक कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन 1938 में देशी रियासतों में चल रहे आंदोलनों का समर्थन नहीं दिया, तब तक यहाँ पर आंदोलन सीमित व शिथिल रहा। हरिपुरा अधिवेशन के बाद रियासती आंदोलन राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ गया। राष्ट्रवादी के नेताओं ने आंदोलनों का नैतिक समर्थन किया। फिर भी ये आंदोलन उत्तरदायी शासन की मांग के आधार पर संचालित होते रहे। जब स्वतंत्रता मिली तो ये प्रजामंडल रियासतों के भारत में विलय के लिए प्रयासरत हो गए। राजस्थान का एकीकरण 1947 से 1956 में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वाधीन हुआ, परंतु भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 की 8वीं धारा के अनुसार ब्रिटिश सरकार की भारतीय देशी रियासतों को स्थापित सर्वोच्चता पुनः देशी रियासतों को हस्तांतरित कर दी गई। इसका तात्पर्य था कि देशी रियासतें स्वयं इस बात का निर्णय करेगी कि वह किसी अधिराज्य में भारत व पाकिस्तान में अपना अस्तित्व रखेगी। यदि कोई रियासत किसी अधिराज्य शामिल न हो तो वह स्वतंत्र राज्य के रूप में अपना अस्तित्व रख सकती थी। यदि ऐसा होने दिया जाता तो भारत के अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता और भारत की एकता समाप्त हो जाती। तत्कालीन भारत सरकार का राजनीतिक विभाग जो अब तक देशी रियासतों का नियंत्रण रखता था, समाप्त कर दिया गया। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती सचिवालय गठित किया गया। रियासत सचिवालय सभी छोटी बड़ी रियासतों के विलीनीकरण या सामूहिकरण करना चाहता था। इन रियासतों का सामूहिकरण इस प्रकार किया जाना था कि भाषा, संस्कृति व भौगोलिक सीमा की दृष्टि से एक संयुक्त राज्य संगठित हो सके। राजस्थान के गठन का प्रारंभिक प्रयास स्वतंत्र प्राप्ति के बाद राजस्थान में 22 छोटी रियासतें थीं, जिनके अलावा अजमेर, मेरवाड़ा का छोटा सा क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था। इन सभी रियासतों तथा ब्रिटिश शासित क्षेत्र में मिलाकर एक इकाई के रूप में संगठित करने की अत्यंत विकट समस्या थी। सितंबर 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का निर्णय लिया गया। वह समस्त राजस्थान को एक इकाई के रूप में भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए। इधर भारत सरकार के रियासत सचिवालय का निर्णय लिया कि स्वतंत्र भारत में वे रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकेगी, जिनकी आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक व जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। इस मानदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जोधपुर, जयपुर, उदयपुर व बीकानेर इसी शर्त पर पूरा करते हैं। राजस्थान की छोटी रियासतें यह अनुभव कर सक रही थी कि स्वतंत्र भारत में आपस में मिलकर स्वावलंबी इकाइयां बनाने व अलावा में कोई अन्य विकल्प नहीं है, परंतु ऐतिहासिक तथा कुछ अन्य कारणों से शासकों ने एक दूसरे के प्रति अविश्वास व ईर्ष्या भरी हुई थी। राजस्थान की प्रमुख रियासतों की समस्याएं स्वतंत्रता व विभाजन के पश्चात हुए सांप्रदायिक झगड़ा प्रमुख कारण थे। अलवर व भरतपुर में मेव जाति की समस्या पुनः उभर कर आई। गांधी जी की हत्या व अलवर राज्य का नाम आने पर अलवर विवादित था। जोधपुर की भौगोलिक व सामाजिक स्थिति अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। पाकिस्तान की तरफ से जोधपुर को अपनी तरफ मिलाने की चर्चा गर्म थी। मेवाड़ में महाराणा व जागीरदार वर्ग अपनी गौरवपूर्ण ऐतिहासिक स्थिति के कारण संघ में विलय के इच्छुक नहीं थे।